नमस्कार दोस्तों, मैं सुवंत कुमार वर्मा आज जॉइंट स्टॉक कंपनी का टॉपिक लेके आपके समक्ष आया हुआ हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रखते होंगे। पहले हमने देखा स्टार्टिंग से कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के क्या-क्या फॉर्म्स हो सकते हैं, जिसमें हमने सोल ट्रेड पढ़ा जहाँ पर एक ओनर हुआ करता था। जब लगा कि उसकी लिमिट खत्म हो रही है, उसके जस्ट बाद हमने शुरू किया पार्टनरशिप फर्म्स। पार्टनरशिप फर्म्स का मतलब ये हुआ कि जब एक से बढ़ के 2-3 लोग मिलकर काम चलाना शुरू करें, बिजनेस करना चाहें, तो ये पार्टनरशिप फर्म हो गया। साथ ही साथ सोल ट्रेड का एक और पार्ट हमने पढ़ा जो है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मिल करके कुछ लोग काम करते हैं, एक परिवार के लोग, चाहे वो सोल ट्रेड कह सकते हैं क्योंकि ओनर एक होता है और अनलिमिटेड जो रिस्क बियरिंग कैपेसिटी होती है वो भी कर्ता के पास होती है। साथ ही साथ हमने पढ़ा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब हम आते हैं ज्वाइंट स्टॉक कंपनी पे। क्या होती है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, पहले हम जान लेते हैं। इसको एक आर्टिफिशियल पर्सन बोला जाता है। तो एक टर्म है आर्टिफिशियल पर्सन, इसका मतलब क्या होता है ये जान लेते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है कि जब कोई व्यक्ति, जब कोई वो ऐसा पर्सन जो मैन मेड है, जिसे आदमी ने, इंसान ने खुद बनाया है, जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता एज अ पर्सन, वो लिविंग बीइंग नहीं है। वो क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। मतलब वो अपने नाम से वर्क तो करता है बट वो लिविंग नहीं है। जैसे अगर आप जाते हैं किसी कंपनी में, किसी कॉलेज में जाते हैं बाई चांस एडमिशन लेने, और वहां पर कॉलेज, आप ये बोलेंगे उस कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं बोलेंगे कि उस कॉलेज के मैनेजर के घर में मैंने एडमिशन ले लिया ना। अगर हम बाई चांस किसी कंपनी की बात करें तो जब वहां की डील किसी के साथ साइन करते हैं वो लोग, तो उस समय जो मुहर लगती है वो उस कंपनी की लगती है। इसका मतलब क्या हुआ? वो कंपनी लायबल हुई उस थर्ड पार्टी के लिए जिसने उससे एग्रीमेंट किया। नाउ जानते हैं क्या है कंपनी। तो कंपनी एक ऐसा आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया। कौन सा लॉ? द कंपनीज रेगुलेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट 2013, ना कि 1956। वो 1956 जब तक चला चला, 2013 में नया अमेंडमेंट आके नया बिल, नया एक्ट बना। उसके अकॉर्डिंग हमारा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है, पूरा जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ये रेगुलेट किया जाता है। आइए जान लेते हैं कि उस एक्ट में लिखा क्या है कंपनीज के बारे में। तो इसमें लिखा है कि कंपनी मीन्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट। वही लाइन है, पहले भी ऐसे ही लिखा होता था, लेकिन यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सन एक टर्म दिया रहता था, यहाँ पर नहीं दिया। फिर भी उसका मतलब यही है कि कंपनी वो पर्सन्स का समूह है जहां पर वो आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है आफ्टर इट्स इनकॉर्पोरेशन। फिर से समझते हैं, कंपनी क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि लॉ के अंडर में रह के बनाएगी। कौन सा लॉ? कंपनी एक्ट 2013। साथ ही साथ इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है। कॉमन सील का मतलब मुहर। वो जहां जहां पर भी वो मुहर लगाई जाती है, इसका मतलब उस काम के लिए कंपनी लायबल हो गई। साथ ही साथ इसका परपेचुअल सक्सेशन होता है। मतलब चाहे जितने मेंबर्स आते जाते रहें, शेयर आते जाते रहें, उससे कोई लेना देना नहीं होता। बेसिक लेना देना जो होता है वो होता है कंपनी के एग्जिस्टेंस से। शेयर होल्डर्स डिफरेंट आते हैं। आपको पता है कि जो स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं वहां पर क्या होता है? शेयर ट्रेडिंग होती है। तो हर रोज नए नए शेयर होल्डर्स बदलते रहते हैं, तो उससे इसके एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। आइए जानते हैं क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं इस किसी कंपनी के। पहला टर्म मैंने आर्टिफिशियल पर्सन बोला था। सेपरेट लीगल एंटिटी। इससे पहले हम एक कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहेंगे जो अकाउंटिंग में हुआ करता था। सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, जहां पर इसका जो बेसिक मकसद है, इसका मकसद होता है बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग अलग करना। जैसे अगर मैंने अपना कोई बिजनेस स्टार्ट किया, एज ए सोल ट्रेडर मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट नहीं लागू होता। मैं बात कर रहा हूँ एज एन पार्टनरशिप या फिर कंपनी के टर्म्स में। मैंने एक बिजनेस सेटअप किया और उसमें हमने 10 लाख रुपए लगाए। अब उस बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो 10 लाख रुपए मैंने लगाया उसमें, वो अच्छा रिटर्न दे। लेकिन तब रिटर्न वो दे पाएगा जब हम उसके लिए एक क्वालिटी या एफिशिएंट वर्कर उसके लिए रखेंगे। ठीक ना? तो हुआ क्या, एक दूसरे को अदला बदली करके, जब तक कंसिडरेशन नहीं होगा तब तक कोई भी काम शुरू नहीं होगा। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी होती है, वो अपने नाम से काम करती है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मैंने बता ही दिया था कि जब इसके शेयर होल्डर्स बदलते रहने से इसकी लाइफ पे कोई असर नहीं पड़ता, इसके एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। कंट्रोल,
इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए जाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी कंपनी को रेगुलेट करते हैं। एक्चुअली आइए थोड़ा सा मैं पीछे फिर से लेके चल रहा हूँ, कैसे बनती है कंपनी। प्रमोटर्स आपने नाम सुना होगा। जैसे अचानक किसी के दिमाग में कोई ख्याल आया कि इसको एक कंपनी बनानी है। अब उसने क्या किया, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी किए, रजिस्ट्रार ऑफिस गया, वहां से सारी वेरिफिकेशन दिखाई, सारी चीजें ली, कहाँ पर उसका हेड ऑफिस बनेगा, ब्रांचेस कहाँ कहाँ रहेंगी, किस टाइप का वर्क करेगी, उस कंपनी का नाम क्या होगा, किस और किस सेक्टर में वो जाना चाहेगी, क्या वो डोमेस्टिक लेवल पे वर्क करना चाहेगी या रीजनल लेवल पे वर्क करना चाहेगी या फिर वो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करके एमएनसी बनना चाहेगी। ढेर सारी चीजें, वो सारी चीजें डिसाइडेड होती हैं प्रमोटर के द्वारा। प्रमोटर उनको फिक्स करके एक डॉक्यूमेंट में समाहित करता है और वो डॉक्यूमेंट ले जाके, वो फाइल्स ले जा करके रजिस्ट्रार ऑफिस में जाती है, कंपनी रजिस्ट्रार ऑफिस में। कंपनी रजिस्ट्रार क्या करता है, उन सब चीजों को चेक करता है और चेक करने के बाद जब उसको सब कुछ सही लगता है तो उसकी आगे की कार्यवाही शुरू करता है। आइए जानते हैं थोड़ी, चूंकि हमने ब्रीफ में बताया है अभी, अगर आप कहेंगे, आप लोगों की डिमांड रही तो मैं बिल्कुल कंपनी कैसे फॉर्म करी जाती है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, प्रमोटर का क्या काम होता है, डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट किए जाते हैं और कंपनी सेक्रेटरी का क्या ड्यूटीज होती हैं आफ्टर इट्स एस्टेब्लिशमेंट, तो सारी चीजें मैं बताऊंगा अगर आप कमेंट में कमेंट करेंगे और पूछेंगे। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जरूर इसमें अपना इंटरेस्ट जगाएंगे। लिमिटेड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर ने जितने शेयर्स खरीदे हैं वो सिर्फ उतने के अमाउंट के लिए ही लाइबल होगा अगर कंपनी कभी भी लॉस के केस में है। कॉमन सील जैसा मैंने बोला था, मुहर होती है कंपनी की। रिस्क बियरिंग, रिस्क बियरिंग शेयर होल्डर्स, चूंकि ओनर बोले जाते हैं तो शेयर होल्डर्स ही रिस्क बियरर होते हैं। अब आइए जानते हैं, बेसिकली मैंने टू टाइप्स की कंपनीज बताई, एक और प्रोड्यूसर कंपनी थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। चलिए पहले प्राइवेट कंपनी जान लेते हैं। प्राइवेट कंपनी का मतलब क्या होता है, ये वो कंपनी होती है जो प्राइवेटली लोगों द्वारा चलाई जाती है। इस पे ये कोई भी शेयर इशू नहीं करते किसी को, इनको इनके शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते इतने इजीली, और इसमें मिनिमम 2 लोग अगर चाहें कि एक कंपनी बनाना है तो वो बना के चला सकते हैं, मैक्सिमम 200 लोग। ठीक, आगे चलते हैं। ये जो है, इट डज नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब, वही मैंने बोला, जो शेयर्स इशू करने की इनको कोई राइट नहीं होता है, बट इनको कुछ फायदे होते हैं जो पब्लिक सेक्टर कंपनी को नहीं होते। जैसे ये दो ही लोगों, अगर 2 लोग रेडी हुए कंपनी खोलनी है, वो अपने 2 लोगों ने कंपनी बनाई और शुरू कर दिया अपना काम। जबकि पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक कंपनी के लिए उन्हें 7 लोगों की जरूरत पड़ेगी कम से कम। देयर इज नो नीड टू इशू प्रोस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी में, क्योंकि उनको जो है ज्यादा लोगों को शेयर्स बेचने नहीं, अपने लिमिटेड लोग हैं जो प्राइवेट में वर्क करना चाह रहे हैं साथ में, तो उन्हीं को इजिली वो समझा बुझा के काम निपटा लेंगे। लेकिन पब्लिक सेक्टर में आपको इनवाइट भी करना होगा प्रोस्पेक्टस के थ्रू, और सब्सक्रिप्शन भी अच्छा मिलना चाहिए। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कैन बी डन विदाउट रिसीविंग मिनिमम सब्सक्रिप्शन। ये प्राइवेट सेक्टर की बात है। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% या फिर फिक्स जो भी रहा है, जो भी है, वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के बाद ही वो अलॉटमेंट कर सकते हैं। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया तो उसको वापस करेंगे उस केस में। A private limited company can start business as soon as it receives the certificates of incorporation. इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के तुरंत बाद ही काम करना शुरू कर देती है प्राइवेट कंपनी, जबकि पब्लिक कंपनी को ट्रेड स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट जब मिलता है तभी वो काम करना शुरू करती है। आइए जानते हैं कि इनके लिए कितने मिनिमम डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है। तो कम से कम 2 डायरेक्टर अगर चल होते हैं तो काम चल जाता है प्राइवेट सेक्टर का, लेकिन पब्लिक सेक्टर में 3 डायरेक्टर्स चाहिए और मैक्सिमम लिमिट दोनों के लिए बराबर है, जो कि 15 है। पब्लिक सेक्टर कंपनी, इनको और एक चीज बता दें, प्राइवेट कंपनी, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं वो अपने नाम के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड टर्म लगाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड शब्द का यूज करती हैं। पब्लिक सेक्टर, पब्लिक कंपनी का क्या है, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोगों की जरूरत पड़ती है और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, उनको शेयर्स ट्रांसफर होते हैं होने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और साथ ही साथ वो पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस इशू करके अपने शेयर्स के थ्रू कैपिटल रेज करते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, it allows farmers cooperatives to function as a corporate entity under the Ministry of Corporates Act। ये सारी चीजें हैं, मैटर्स हैं जिनके लिए इसे इस्टेब्लिश किया जाता है। प्रोडक्शन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, कूलिंग, हैंडलिंग, मार्केटिंग, सेलिंग एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आइए जानते हैं कि कुछ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करने की चॉइसेस होती हैं। आपको ढेर सारा पैसा है आपके पास तो आप
कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं जब हम बिजनेस की फर्म, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करना चाहते हैं। जैसे अगर आपके पास ज़्यादा कैपिटल है तो आप कोशिश करेंगे कि कंपनी सेटअप कर लें, बड़ा सा बिजनेस एक स्टार्ट करना चाहेंगे। और अगर आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल कम है तो आप सोल ट्रेड स्टार्ट करना चाहेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग से वो उसमें ज़्यादा फंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, सोल ट्रेड में जो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन है वो कम होती है, क्योंकि छोटा बिजनेस सेटअप डालना है तो कम से कम पैसा लगेगा, ज़्यादा बड़ा बिजनेस डालना है तो कंपनी में ज़्यादा पैसा लगेगा। ईज ऑफ फॉर्मेशन, सोल ट्रेड बनाना आसान है, बल्कि कंपनी बनाने के लिए पूरे स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और साथ ही साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन दोनों ही रेडी करने होंगे। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, कंपनी में एक्सेप्ट प्राइवेट कंपनी जो है ओनरशिप ट्रांसफर किया जा सकता है, बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं है। मैनेजरियल स्किल्स कंपनी के पास बहुत सारी होती हैं, सोल ट्रेड के पास बिल्कुल मैनेजरियल स्किल्स नहीं होती। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मैनेजमेंट किया हुआ बंदा अपने बिजनेस शुरू करे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई एमबीए करके बच्चा अगर सोल ट्रेड स्टार्ट करना चाहेगा, कभी नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी न किसी को एक बीकॉम लेवल तक की पढ़ाई करने के बाद वो अपना बिजनेस डालना चाहे और उसको थोड़ी बहुत मैनेजरियल स्किल्स हो। रेगुलेशन, सोल ट्रेड के लिए कोई रेगुलेशंस नहीं है, इजीली वो अपना जैसे चाहे वर्क करे। हाँ, लीगल एंड लॉफुल एक्टिविटी ही करनी चाहिए, ठीक है। कंपनी के लिए रेगुलेशन है, अलग से एक एक्ट बनाया गया, कंपनीज एक्ट 2013। फ्लेक्सिबिलिटी, सोल ट्रेड में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बल्कि कंपनी बड़ा बिजनेस होता है। कंटिन्यूटी, कंपनी हमेशा कंटिन्यू रहेगी, शेयर होल्डर्स के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर सोल ट्रेड का ओनर की डेथ हो जाए किसी कारणवश या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाए, उस केस में सोल प्रोप्राइटरशिप को बंद करना पड़ता है। लाइबिलिटी लिमिटेड होती है कंपनी में, जबकि सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड होती है। ये कंपैरिजन देख लेते हैं थोड़ा सा इस जल्दी में। एक्चुअली इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया वो कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पूरा नहीं हो पाया, इस कारण मैं इसको उसके आगे मर्ज करके आपको दो वीडियो एक साथ प्रोवाइड करूंगा। और कोशिश कर रहा हूँ कि ये लास्ट पार्ट है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म्स का। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आ रहा होगा। अगर कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो प्लीज़ हमसे पूछें ज़रूर। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि हर टीचर को अपने आप को सुधारने के एक मौका मिलता है जब वो स्टूडेंट की समझ जाता है। और मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग मेरे इतने ही नॉलेज रखते होंगे, इवन मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा नॉलेज रखते होंगे आप लोग, क्योंकि आप लोग टच में बने हुए हैं, मैं भी टच में बना हुआ हूँ। लेकिन मुझे मुझे आशा है कि आप लोग मेरी कुछ चीज़ें, अगर कोई गलती हो जाती होगी तो आप बिल्कुल उसको करेक्ट करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना है, कोई डिज़ायर है, कोई इच्छा है, कोई एम्बिशन है, तो वो भी सारी चीज़ें हमसे पूछ सकते हैं। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि इग्नू के एग्जामिनेशन के लिए कैसे प्रिपेयर करें, उसके उसके लिए मैंने सोचा था आज एक वीडियो बनाएंगे, बट देखते हैं, अगर टाइम मिला तो मैं जरूर करूंगा। चलते हैं आगे। कंपैरिजन टेबल, फॉर्मेशन, सोल ट्रेड में सोल प्रोप्राइटरशिप बनाते समय ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है। आपने पैसा लाए और मटेरियल खरीदा, मतलब परचेजिंग करी और उसको सेल करना शुरू कर दिया। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, बट काम तो करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो वर्किंग करनी पड़ेगी, जैसे पार्टनरशिप डीड बनानी है। ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, क्या हुआ, बिजनेस बचपन से, मतलब पहले से चलता चला आ रहा, दादा परदादा के समय से, और वो जैसे बच्चा जन्म लिया उसका मेंबर बन गया, काम चल रहा है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एक टारगेट होता है, एक फिक्स कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा, जिसका अचीव करने के लिए लोग मिलकर के, एक टाइप के लोग मिलकर के अपना बिजनेस सेटअप डालेंगे, जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी कहेंगे। जबकि कंपनी के लिए पूरा फॉर्मेशन प्रोसेस होता है, जिसको प्रमोटर स्टार्ट करता है, और वो टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है। मेंबर्स, सोल ट्रेड में केवल एक ओनर की जरूरत होती है, जबकि पार्टनरशिप में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50 की जरूरत होती है। जॉइंट एंड अनडिवाइडेड फैमिली में एटलीस्ट 2%, बाकी बिजनेस में जितने लोग हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसके। कोऑपरेटिव सोसाइटी में मिनिमम 10 लोग, और लिमिटेड लाइबिलिटी जो कोऑपरेटिव क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होती है उसके लिए मैक्सिमम रखी गई लिमिट्स, और बाकी के लिए लिमिट नहीं रखी गई। इससे पहले आपको पढ़ा भी चुके हैं। जबकि कंपनी में मिनिमम 7 हैं, और मिनिमम 7 पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट में 2 हैं, और मैक्सिमम 200 है प्राइवेट में, बाकी में अनलिमिटेड है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड फाइनेंस होता है सोल प्रोप्राइटरशिप के पास, उसके पास ज़्यादा पैसा नहीं होगा, क्योंकि वो सिंगल व्यक्ति है जो अपना काम कर रहा है। साथ ही साथ लिमिटेड बट मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, आप समझ पा रहे होंगे कि पार्टनरशिप में उससे तो ज़्यादा ही होता है। साथ ही साथ ज्वाइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जैसा चला आ रहा बिजनेस वैसे पैसे होंगे।
लिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड उसका मेंबरशिप, लिमिटेड जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन जो होता है लिमिटेड होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, क्योंकि कुछ ही मेंबर्स होते हैं, 10 या 100 या 50, जबकि लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं कहाँ पर, कंपनी के पास में। लाइबिलिटीज अनलिमिटेड होती हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, और पार्टनरशिप में भी अनलिमिटेड होती हैं। अनलिमिटेड होती हैं कर्ता की लाइबिलिटी एचयूएफ में, और जो मेंबर्स की होती हैं वो लिमिटेड होती हैं। इसको मैंने पढ़ाया था पिछले वीडियो में, आप देखिएगा जरूर समझ में आएगा मुझे लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी लिमिटेड होती है हर मेंबर की लाइबिलिटी, और साथ ही साथ कंपनी में सारे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी जो है लिमिटेड होती हैं। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ज़्यादा पावरफुल नहीं होता सोल प्रोप्राइटरशिप में, लेकिन एक व्यक्ति के कंट्रोल में रहता है तो मतलब कंट्रोलिंग तो अच्छी रहती है, लेकिन उसकी मैनेजमेंट स्किल्स जो होती कम होने के कारण वो ज़्यादा एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाता। हाँ, लेकिन इससे सीक्रेसी मेंटेन रहती है और वर्क अच्छे से होता है। पार्टनरशिप में सारे पार्टनर मिलकर के डिसीजन लेते हैं, और इसमें एचयूएफ में करता ही केवल बेसिक ओनर होता है। वो राय ले सकता है, लेकिन राय को माने ऐसा कंपल्सन उसके ऊपर नहीं है, दबाव कोई नहीं डाल सकता। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबर्स होते हैं वो इलेक्ट करते हैं मैनेजर सचिव को, जो कि पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी को वर्किंग एफिशिएंसी देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कंपनी में ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वर्क करता है, जबकि ओनर जो होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं। कंटिन्यूटी, जैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप के ओनर की डेथ होती है वो कंटिन्यू हो सकता है, बंद हो जाए बिजनेस। पार्टनरशिप में थोड़ा सा स्टेबल होता है प्रोप्राइटरशिप से, जैसा कि अगर कोई कोई पार्टनर डेथ हो गई तो उसका उसके माइनर को देकर पैसे दे करके उसको हटा के दूसरे से के साथ काम चलाया जा सकता है। साथ ही साथ एचयूएफ स्टेबल बिजनेस है। एक कर्ता के मरने के बाद उसका जस्ट पास वाला जो एल्डर व्यक्ति होगा वो अपने आप ही कर्ता बन जाएगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी में फिर से एक चुनाव होगा किसी पार्टनर के, किसी मेंबर के मर जाने से, मतलब किसी मेंबर की डेथ हो जाने से, इंसॉल्वेंट हो जाने से, या अनसाउंड माइंड हो जाने से उसके एग्जिस्टेंस पे कोई असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार कंपनी से होता है, कंपनी का भी लीगल स्टेटस हमेशा बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को देखें और समझें, और प्लीज़ सबको शेयर करें, सबके साथ सब्सक्राइब, सबसे कहें सब्सक्राइब करने को, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगले आने वाले वीडियो का तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुके, नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और कोई भी अगर दिक्कत है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ हमसे पूछे ज़रूर, ताकि मैं आपको क्लियर करके बता सकूँ। अगर कोई हमसे स्लिप ऑफ टंग की वजह से कोई गड़बड़ हुआ हो, कोई भी चीज़ अगर मैं थोड़ा ज़्यादा स्पीड में पढ़ा के स्किप कर गया हूँ तो प्लीज़ मुझे याद दिलाने की कोशिश करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आएगा। थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, सबका ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।